नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज़ में। और आज हम सुंग वंश के बारे में अपने सेकंड वीडियो को जानेंगे। देखिए, हमने अपने पिछले वीडियो में फर्स्ट वीडियो में जाना था कि किस तरह से जो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ रहता है उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग जो कि सेनापति रहता है उसने करके और सुंग वंश की नींव को डाला। तो देखिए, आप जानते हैं कि जो मौर्य वंश है वो मगध पर साम्राज्य राज करता है ना। और अशोक है उसने उसे 4 राज्य अपने कह सकते हैं कि अपने पिता की ओर अपने परदादा की तरफ से मिला था। तक्षशिला, उज्जैन, पटना और आप बताएं स्वर्णगिरी। ठीक है, तो ये सभी उसे मिले थे। और कलिंग को सिर्फ अशोक ने जीता था। जो 5वां राज था उसे ही सिर्फ अशोक ने जीता था। ठीक है, आप इसे याद रखें। तो फिर क्या होता है कि पुष्यमित्र शुंग यह एक कह सकते हैं गैर क्षत्रिय शासक रहता है। और चूंकि यह कह सकते हैं कि गैर मगध का भी यह राजा था। यह मगध नहीं बल्कि गैर मगध का भी यह शासक रहता है। यह कहाँ का रहता है? MP का, मध्य प्रदेश का यह रहता है राजा। और इसने कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य का अंत करके शुंग वंश की नींव डाली थी। तो इसके कारण इसने राजधानी पाटलिपुत्र को ही रखा। ठीक है, राजधानी इसने चेंज नहीं किया, लेकिन विदिशा को इसने सांस्कृतिक राजधानी बनाया। ठीक है, यह गैर क्षत्रिय था और यह ब्राह्मण कह सकते हैं ब्राह्मण वंश का रहता है। ठीक है, और यह बौद्ध विरोधी भी बहुत था। ठीक है, बौद्ध विरोधी भी यह काफ़ी रहता है, लेकिन इसके बाद भी इसने बौद्धों के हित में भी कई सारे काम किए। सबसे पहले तो इसने 2 स्तूपों का पुनर्निर्माण करवाया। पहला रहता है सांची का स्तूप। ठीक है, इसने तांबे से मरम्मत करवाई। और दूसरा भरहुत का स्तूप जिसे इसने पत्थर से बनवाया। ठीक है, तो इतने हमने अपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, शुंग काल में संस्कृत भाषा का तो देखिए शुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान होता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं ब्राह्मणों की भाषा रहती है, तो संस्कृत का यहाँ पर पुनरुत्थान होता है। और इसके उत्थान में सबसे पहले सबसे ज़्यादा योगदान पतंजलि ने दिया। क्योंकि हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि किस तरह से इन्होंने पुष्यमित्र शुंग के 2 अश्वमेध यज्ञों को करवाया था। किसने? पतंजलि ने। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने 36 वर्ष तक शासन किया। किसके अनुसार? तो पुराणों को यहाँ पर कहा गया है। फिर आता है इसका पुत्र अग्निमित्र। तो पुष्यमित्र शुंग के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शासक होता है। और कालिदास का जो सुप्रसिद्ध काव्य है मालविका अग्निमित्र। ठीक है, मालविका अग्निमित्र का मुख्य नायक भी यही रहता है, अग्निमित्र। और इसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी को वर्णन किया गया है। मालविका अग्निमित्र में अग्निमित्र की अमात्य परिषद का अमात्य, ठीक है, अमात्य मतलब आप जानते हैं मंत्री, उसका उल्लेख मिलता है। अब इसके उत्तराधिकारी कौन थे या फिर शुंग वंश के उत्तराधिकारी कौन थे? तो अग्निमित्र के बाद उसका पुत्र सुज्येष्ठ शासक होता है। और उसके सिक्के पर उसका नाम जेठ मित्र था, जेठ मित्र। ठीक है, मालविका अग्निमित्र एवं गार्गी संहिता से यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है, जिसे पुष्यमित्र शुंग के पुत्र और अग्निमित्र के पुत्र ने धराशायी किया था, मतलब हरा दिया था। तो सुज्येष्ठ के बाद वसुमित्र शासक होता है। उसकी हत्या, देखिए सुज्येष्ठ के बाद कौन आता है? वसुमित्र। और इसकी हत्या फिर से कौशल के मूलदेव ने कर दी। और अगला शासक होता है वज्रमित्र, जिसका शासन काल जो है वो महत्वहीन रहता है, मतलब उतना महत्वपूर्ण नहीं रहता है। वज्रमित्र का उत्तराधिकारी होता है भागभद्र। देखिए, काफ़ी सारे आपको राजाओं के नाम याद करने पड़ते हैं। ठीक है, तो भागभद्र के दरबार में ग्रीक शासक एंटिलकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस, मैंने आपको बताया था कौन सा हेलियोडोरस आता है। ठीक है, क्या करने आता है? तो भागवत धर्म से प्रभावित होकर हेलियोडोरस ने वेशनगर, कहाँ पर? वेशनगर नामक स्थान से वसुदेव के सम्मान में एक
गरुड़ स्तंभ, गरुड़ ध्वज की स्थापना की, जिस पर दंभ मतलब आत्मनिर्भर, त्याग, सत्कर्ता मतलब दंभ, छाया और अप्रमाद, ये तीन शब्द लिखे हुए हैं किसमें, गरुड़ स्तंभ पर। किसके सम्मान में, वासुदेव। वासुदेव मतलब आप समझ सकते हैं कृष्ण नारायण, इन्हें कहा गया है। कहाँ पर, तो बेस नगर नामक स्थान पर। ठीक है, तो अंतिम शुंग शासक देवभूति था और इसकी हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव ने कर दी और सत्ता पर अधिकार कर कर्ण वंश की स्थापना की। मतलब एक बार फिर से जिस तरह से पुष्यमित्र शुंग ने अपने राजा बृहदत्त की हत्या की, फिर यहाँ पर भी वासुदेव की हत्या उसके सेनापति किसने की, देवभूति की हत्या। देवभूति जो है वो शासक रहता है, तो उसकी हत्या वासुदेव ने कर दी। और इस तरह से हमेशा की तरह इतिहास फिर से रिपीट होता है, दोहराया जाता है। और मौर्य वंश के बाद शुंग वंश जो उत्थान पर था उसका पतन हो जाता है उसके सेनापति के द्वारा, और कर्ण वंश की नींव डाली जाती है, जिसे हम अपने अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।